नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। मौजूदा कारोबारी साल बस खत्म होने को ही है और ये जो साल रहा है शानदार रहा है। FY24 ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। बड़े शेयरों ने तो कमाल दिखाया ही है, लेकिन असली दम छोटे शेयरों ने दिखाया है। बाजार के लिए FY24 कैसा रहा है और FY25 के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? और आउटलुक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नया साल होने वाला है, इलेक्शन ईयर भी है, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बजट फिर से आएगा, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी से प्लान करने को लेकर। और इसी प्लानिंग को लेकर, इसी तैयारी को लेकर हम ये खास शो लेकर आए हैं जिसका नाम है FY24 का बही खाता। और इस खास शो में हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरशकर, ET Now और ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया, जिनसे कि हम जानेंगे आपके लिए अगले साल के लिए बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स और तमाम आंकड़े। FY24 में कौन से शेयर चढ़े हैं, कौन से शेयर गिरे हैं, कौन से दिग्गजों में दमदार रहे हैं, कहां पर उतना ज्यादा रिटर्न नहीं बना, किसने निराश किया है, ये तमाम आंकड़े लेकर अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका। निकुंज सर, आपका बहुत शुक्रिया। अंश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। FY24 में बाजार में ये बताइए कि कैसा कारोबार देखने को मिला है, और वैल्यूएशन की बात करें तो FY24 की शुरुआत में वैल्यूएशन कैसे थे, अभी कैसे हैं, और रिटर्न्स किस तरह के रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम पूरे ब्रॉड इंडिसेस से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, तीनों का अगर इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न देखें तो पिछले 20 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न से भी ज़्यादा अधिक नज़र आता है। साथ ही साथ ये तीनों इंडाइसिस ने, ब्रॉड इंडिसेस ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर हमें निफ्टी में 28%, मिड कैप में 56% और स्मॉल कैप में करीबन 70% का रिटर्न नज़र आ रहा है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में कुछ 17.5 टाइम्स था, जो कि यहां से बढ़कर अभी 20 टाइम्स हो चुका है। हालांकि ये ऑन एन एवरेज के पास ही नजर आता है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है अभी भी। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो सारे ही सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में नजर आते हैं। साथ ही साथ सारे सेक्टर इंडिसेस ने इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है, सिवाय निफ्टी IT इंडेक्स के। इसमें देखा जाए तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है, जिसने कुछ 130% का अपमूव दिया है। साथ ही साथ अगर इसका रिटर्न देखें निफ्टी रियलिटी का, तो पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर का सबसे ज़्यादा रिटर्न है इस इंडेक्स का। इस रिटर्न में PSU इंडेक्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ऑटो में भी हमें अच्छे 70% के रिटर्न नज़र आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि FY24 में ज़्यादा जोश आ रहा है, तो इसके कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि निफ्टी में कितने शेयर ऐसे जो कि एडवांस कर रहे हैं। अगर 50 में से देखें तो 48 ऐसे शेयर है जो कि हरे निशान में नज़र आते हैं। सिर्फ 2 शेयर है जो कि लाल निशान में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि HUL और HDFC बैंक है। इसी चक्कर में अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखें तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में नजर आते हैं, और कुछ 25-30% ऐसे स्टॉक्स हैं जो 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न देते हैं। तो इससे हमें दिखाई देता है कि पूरे ब्रॉडर इंडिसेस में कैसा जोश नज़र आ रहा है मार्केट में। जी, तो वित्त वर्ष 2024 में चकाचौंध करने वाली तेजी, और अगर आप निफ्टी IT को छोड़ दीजिए तो सभी के सभी जो NSE के सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वहां पर हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं। और 20 साल का सबसे दमदार प्रदर्शन निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने देखा है। बेहतरीन तेजी। अब अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, और अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे FY24 में जिस तरह का प्रदर्शन हमने देखा है, आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन की उम्मीद हमें FY25 से नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अब ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद थोड़े से अलग तरह से इकोनॉमी चलती हुई दिखेगी और सरकार का अप्रोच भी अलग होगा कैपेक्स को लेकर। आपका क्या व्यू है सर यहाँ से अगले साल के लिए? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, मार्केट का जिस प्रकार से तेजी पकड़ा है इलेक्शन के बाद, मुझे लग रहा है कि जब नया बजट प्रेजेंट होगा, गवर्नमेंट अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रेजेंट करेगी,
तो मार्केट डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली ग्रेड करेगा। मेरे ख्याल से देखिए आपको अभी काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। ऑल राउंड तेजी तो नहीं होगी बट सिलेक्टिव सेक्टर्स और सिलेक्टिव कंपनीज पे अगर आप बेट लगाते हो तो मेरे ख्याल से आगे का जो बुल रन है वो भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बाजार में मौके आपको नहीं मिलेंगे बट आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के पहले का सिनेरियो और अभी का सिनेरियो में मार्केट लेवल का जो लेवल है वो बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार की लिक्विडिटी एफआईएस की आ रही है, जिस प्रकार की लिक्विडिटी एसआईपी से हर महीना आ रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी वेल पोजीशनड है। इकोनॉमी का पिक्चर की बात करें तो अभी रिसेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर भी आ गया है, वो भी काफी निचले लेवल पे आया है, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ एफआई 24-25 में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा वोलेटाइल हो और सबसे बड़ा ट्रिगर जून में पॉसिबली जून के एंड में आपको रेट कट का होगा क्योंकि जैसे ही यूएस फेड में रेट कट्स होंगे तभी अंदाजा है कि यहाँ पे भी रेट कट्स होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर आप साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी बाजार में है। आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है और डेफिनेटली पॉजिटिव बायस के साथ ही काम करना। ठीक है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे लेकिन कन्विक्शन भरपूर है क्योंकि रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ेंगी और यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी संकेत दिए थे कि इस साल के अंत तक, हालांकि वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे थे, 2024 के आखिर तक 3 रेट कट चौथाई परसेंट के यानी कि करीब 75 बेसिस पॉइंट की हम कटौती देखने को मिलेगी यूएस फेड की तरफ से और उसका फिर इम्पैक्ट दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स पर आएगा और भारत में भी हम शायद दरों में कटौती होते हुए देखेंगे। निकुल सर आपके पास आएंगे, आप बताइए सर कि FY24 को आप कैसे देख रहे हैं, आपके की टेकअवेज इस साल से क्या रहे हैं? FY24 की अगर हम बात करें तो निवेशकों के लिए एक अच्छा साल रहा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन माइक्रो कैप के अंदर हमने देखा कि जो रिटर्न्स थे वो पॉजिटिव थे। सेंसेक्स 25% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। 25% लॉन्ग टर्म एवरेजेस से दुगना रिटर्न है और सेंसेक्स के अंदर तो जी कमाल और धमाल हुआ ही नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 75% के आसपास ऊपर रहा है जो कि अपने एवरेज रिटर्न से करीब 3 से 3.5 गुना ज़्यादा है। तो FY24 एक फाइनेंशियल ईयर है। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने सिर्फ एक चीज़ रखी कि हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार पे भरोसा रखा और आप बस टिके रहें, आप ग्लोबली यूएस में रिसेशन, यूरोप में युद्ध, चाइना की मंदी, इन चीज़ों को अगर आपने इग्नोर करा तो यह साल आपके लिए अच्छा रहा है। जी ठीक है, निकुंज सर आपसे ये भी जानेंगे कि अगला साल कैसा रहेगा, आपको क्या उम्मीदें हैं, लेकिन पहले एक बार अंश के पास चलते हैं और अंश से जरा ये समझ लेते हैं कि उन्होंने इंडेक्स की चाल तो बता दी कि तमाम इंडाइसिस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, लेकिन अगर हम अंश स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा है, निफ्टी के सुपरस्टार कौन से रहे हैं और कौन से शेयरों का प्रदर्शन खराब रहा है, कहां से निराशा हाथ लगी है? जी बिल्कुल, सुपरस्टार्स की बात करें निफ्टी की तो यहाँ पे हम टॉप गेनर्स देखें तो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट और कोल इंडिया जैसे शेयर नज़र आते हैं जिनमें सभी के सभी में 100% से भी ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। यहीं अगर निराशा वाले स्टॉक, खराब वाले स्टॉक्स की बात करें तो हमें सिर्फ HUL और HDFC बैंक नज़र आते हैं जो कि एक्चुअल में इतने भी ख़राब नहीं है क्योंकि यहाँ पर लूजर्स देखें तो ये कुछ 10-12% की ही बिकवाली इसमें नज़र आ रही है। शायद 3-4 सेशन और होता तो ये भी शायद दोबारा हर निशान में बनते हुए नज़र आ सकते थे। मार्केट कैप की भी बात कर लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में मार्केट कैप अगर देखा जाए इंडियन मार्केट का तो कुछ 123 लाख करोड़ से बड़ा है जिसके मेन कंट्रीब्यूटर्स हमें रिलायंस, भारतीय एयरटेल, TCS, LIC और टाटा मोटर्स नजर आते हैं और इन 5 शेयरों ने करीबन 10% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है टोटल मार्केट एडिशन में। तो ये तमाम स्टॉक्स टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया ये सुपरस्टार साबित हुए हैं और ये सारे के सारे शेयर डबल हुए हैं। HUL, HDFC बैंक ने निराश किया है और मार्केट अप एडिशन की अगर बात करें तो उसमें आपको रिलायंस सबसे ऊपर दिखेगा और टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, TCS और LIC का भी उसमें नाम है। अविनाश जी आपके पास आएंगे, अगर हम आपसे पूछें कि FY25 में, अब ये कारोबारी साल तो एक तरह से बीत ही गया, FY25 में आपका कन्विक्शन कहां पर है?
लार्ज कैप में या फिर मिड कैप स्मॉल कैप को आप उतना ही वेटेज अभी देना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो फ्रॉड की बात हो रही थी, तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ हद तक तो छट गया है, कुछ हद तक अभी भी है। तो थोड़ा सा ना लोगों का जो मोह है ना मिड कैप से स्मॉल कैप से कम होता हुआ दिखा है। आप यहां से किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है और मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। तो हम तो दोनों मिड कैप एज वेल एज लार्ज कैप पे फोकस करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर एसएमई कंपनीज की भी बात करें तो यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर वहां पे आ गया है जहाँ पे यूफोरिया ज्यादा था, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे और जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स बिल्कुल नहीं थी। तो हमको ऐसी कंपनीज देखनी है अभिषेक जहां पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स अगले 1.5-2 साल के लिए स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं। और लार्ज कैप में जैसे मुझे लग रहा है कि सारे लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लार्ज कैप काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो गिने चुने 1-2 लार्ज कैप्स है जहां पे हम अभी भी पॉजिटिव है। तो आई वुड से मिक्स ऑफ लार्ज कैप मिड कैप दोनों हम इस साल बेट करेंगे और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम में आएगी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एक तरीके से आप मिड कैप और स्मॉल कैप को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर अल्फा बनाना है तो आपको इस मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेजेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, ये व्यू अविनाश सर का। लेकिन निकुंज सर, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अगला कारोबारी साल FY25 में? आपकी नजर कहां पर रहेगी और आप किस तरह की उम्मीद लेके चल रहे हैं? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक नहीं तो दो नहीं तो 3 महीनों के बाद, हो सकता है 1 क्वार्टर, हो सकता है 2 क्वार्टर हो, एक बड़े प्राइवेट बैंक्स के अंदर ट्रेड ज़रूर है। HDFC बैंक कहीं नहीं गया है, कोटक महिंद्रा बैंक कहीं नहीं गया है। ये सस्ते हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ चुके हैं, 2-3 साल कंसोलिडेट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स में इस समय स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन है। सेकेंड, EV को लेकर के हम अगले 12 महीनों में देख सकते हैं कि काफ़ी नई न्यूज़ आएगी, काफ़ी IPOs आएंगे, काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रहेंगे, नई नई लॉन्चेस आएंगी। मिसाल के तौर पर हम सुन रहे हैं टेस्ला इंडिया में आ सकता है। MG मोटर JSW ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो EV में आने वाले हैं। मारुति नई EV की गाड़ी की लॉन्च की बात कर रहा है। तो 12 महीने के अंदर पूरी की पूरी EV स्पेस के अंदर, स्पेशली ऑटो को लेकर के मुझे लगता है न्यूज़ फ्लो रहेगा, उसमें नज़र रखें। एनर्जी ट्रांजिशन, अगले 12 महीनों में एक जो बड़ा रिफॉर्म आ सकता है, हम इलेक्शन से पहले बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ना भी हो, मगर जो शेयर मार्केट में लोगों का मानना है एनर्जी ट्रांजिशन को आएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी सेड कि वह 1 करोड़ सोलर रूफटॉप की बातें कर रहे हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनर्जी ट्रांसमिशन को लेकर के किस प्रकार की गति भारत में देखने को मिल रही है। तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन रहेगा एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, जहाँ पर सोलर, विंड, ट्रांसमिशन, केबल्स, वो पूरा का पूरा क्षेत्र मुझे एक्साइटिंग लगता है। मुझे ये भी मानना है कि रूरल इंडिया को लेके भारत में जो निराशावादी इस समय शेयर बाजार के अंदर चल रही हैं वो भी इतनी ख़राब नहीं है। सो सेलेक्ट रूरल डोमिनेटेड सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। तो ये तो थीम्स की बात हो गई कि कौन सी थीम्स पसंद आ रही है निकुंज सर को अगले कारोबारी साल को लेकर। लेकिन अंश, जरा एक बार आप ये भी बता दीजिए कि हाल फिलहाल की करेक्शन के बावजूद अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप को देखेंगे तो उनके नाम ये साल रहा है FY24 का, क्योंकि दिसंबर तक तो गजब का मोमेंटम बना हुआ था। तो यहाँ पर कौन से शेयरों का जो प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है, शानदार रहा है, जरा वो लिस्ट बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन तो काफ़ी शानदार रहा है। ये कुछ अलग ही लीग में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे निफ्टी के गेनर्स कुछ 100-130% के नज़र आ रहे थे टॉप के। यहाँ पे टॉप गेनर्स सीधे 400% से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। यहाँ पे देख रहे हैं कि BSE में 460%, सुजलॉन में 400%, कल्याण ज्वेलर्स में करीब 300%, SGVN में करीब 270% का अपमूव नज़र आ रहा है। यहाँ पे लूजर्स की बात करें मिड कैप के तो हमें पेटीएम, UPL, जी और टाटा टेक जैसे नज़र आ रहे हैं, जो कि 20 से 40% के रेंज में ही है। अब आगे बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। अगर इसके गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें टॉप गेनर्स में हुडको, मैंगलोर रिफाइनरी, इरकॉन, कोचिन शिपयार्ड नज़र आ रहे हैं, जो कि 250 से 300, 350% की रेंज में नज़र आते हैं। वहाँ पर अगर हम अब लूजर्स की बात करें स्मॉल कैप में तो यहाँ पे हमें टॉप लूजर्स में नवीन फ्लोरिन, IIFL फिनांस, आवास फिनेंशियल और PVR जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं, जो कि 15 से 25% के रेंज में ही है। अब ये की हाईलाइट एकदम हाईलाइट
करने वाली चीज़ है कि अगर आप गेनर्स और लूजर्स को कंपेयर करें तो टॉप गेनर्स जहाँ पे 300-400% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लूजर्स देखें तो वो सिर्फ 20-25 या 30% की गिरावट के साथ ही ट्रेड करे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप नज़र आता है। तो ये एक अच्छा जोश और अच्छी पॉजिटिविटी दिखाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये तमाम शेयर हालांकि जी, पेटीएम विवादों का भी साया रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी वॉलेटाइल भी ये शेयर रहते हैं, उसकी चलते इसमें हमने गिरावट देखी है। ये कुछ शेयर हैं, हालांकि संख्या बहुत सीमित है गिरने वाले शेयरों की, लेकिन स्मॉल कैप में, मिड कैप में तूफानी तेज़ी हमें देखने को मिली है। BSE 462%, सुजलॉन हालांकि छोटे साइज का शेयर है फिर भी 400% का, कल्याण ज्वेलर्स, पावर स्टॉक्स में SJVN ने कमाल का प्रदर्शन। सीधे सीधे हम शेयरों पर आ जाते हैं और अविनाश सर आपसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर बैंक ना चले तो बाजार का चलना मुश्किल हो जाता है। एक जरा बैंकिंग का आप शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है और जहां पर पैसे बन सकते हैं FY25 में। देखिए, अगर हम बैंकिंग शेयर की बात करें तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो ICICI बैंक है मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस करीबन 1080, 1085 है। बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से जो मार्च क्वार्टर आने वाला है वहां पे भी ग्रोथ अच्छी आएगी। कोर बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, इनका कासा रेशियो भी काफी स्ट्रांग है, डिसबर्समेंट भी काफी स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, सारी सब्सिडरीज अगर हम देखें, इंश्योरेंस हो, ब्रोकिंग हो, टिपिकली ARC हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो, बहुत सारा ट्रैक्शन आपको पिछले 6 महीने में देखने को मिला है। और आने वाला साल जब अगर रेट कट्स हो जाएंगे तब मुझे लग रहा है कि और भी तेजी से परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की क्षमता है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड मोर और लेस प्रोटेक्टेड है, स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पे करीबन 1250 का एक टारगेट प्राइस लेके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से हमारे टारगेट्स काफी कंजर्वेटिव है, आने वाले साल में इससे भी अच्छा हो सकता है, बट ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, ICICI बैंक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1250। एक साल के लिए 1250 रुपए का लक्ष्य। एक और सेक्टर है जो बाजार को इंपैक्ट करता है बैंकिंग के साथ, वो है IT का। हालांकि पिछले साल में अगर हम नेगेटिव प्रदर्शन वाले अगर हम सेक्टर को देखें NSE के इंडाइसिस में, तो वो रहा निफ्टी IT का, कमजोर प्रदर्शन रहा है। लेकिन एक शेयर इससे भी जानेंगे। अविनाश जी, IT में आपको क्या पसंद है सर? लार्ज कैप में IT में जाना चाहेंगे या फिर मिड कैप IT से कोई शेयर आप सुझाएंगे? इनफैक्ट अभिषेक, IT में हमको एक कंपनी पसंद है जिसने दिसंबर में ही पब्लिक इशू किया था और जो टाटा ग्रुप कंपनी है, कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। देखिए, ये कंपनी बहुत यूनिक है। बेसिकली इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में ERD का सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है। ज्यादातर इनके ग्लोबल क्लाइंट्स है, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव में इनका काफी बड़ा कारोबार है। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बहुत बढ़िया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर इस कंपनी के देखे तो लगातार पॉजिटिव है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश बुक्स के ऊपर है। और मुझे याद है जब लिस्टिंग हुआ था तब ये शेयर करीबन 1400 रुपए तक गया था, उसके बाद ये शेयर नीचे आया है। बट फंडामेंटल्स हमको लग रहा है काफी अच्छे हैं। आने वाला साल हमको लगता है होपफुली काफी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY24-25 में अगर ग्लोबल IT में थोड़ा सा रिकवरी आती है, जो होपफुली आएगी, तो इसका असर भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे करीबन 1350 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी खरीदी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफी इग्नोर्ड स्टॉक है एज ऑफ नाउ, बट क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी बिजनेस है, बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। ठीक है, निवेश का मौका बनेगा। जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी, रेस्पॉन्स अच्छा मिला था, 1400 के भाव हमने देखे। उसके बाद वहां से थोड़ा सा स्लिप करके अब ये 1000 रुपए के आसपास है, तो वैल्यूएशन भी आकर्षक हो गए हैं। 1350 रुपए के टारगेट बनेंगे एक साल के अंदर। एक और स्पेस है अविनाश जी, जहां पर सरकार का फोकस भी है, केपेक्स भी बड़े हो रहे हैं और शेयरों को हमने चलते हुए भी देखा है, वो है इंफ्रा वाला और रेलवे वाला स्पेस। ये दोनों स्पेस से आपको कौन से शेयर ठीक लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, रेलवे, पहले मैं बता दूं कि रेलवे सेक्टर में आने वाले 2-3 साल बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रेलवे में जो जितना भी फ्रेट का शेयर है वो ज्यादा रेट रेलवे को मिले, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है। और जो कंपनीज वैगन्स बनाती है अभिषेक, वहां पे सबसे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। यहाँ पे हमको टेक्समैको रेल काफी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना सेकंड QIP ओपन किया है
लेकिन जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि सारे रेलवे वैगन स्टॉक्स को आप कंपेयर करें, जैसे टिटागढ़ है, जुपिटर है, तो ये काफी वेल पोजिशन लग रहा है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिमांड की, क्योंकि वैगन का जो ऑर्डर्स है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन 220-225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आपको कंफर्टेबली दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से बजट आने के बाद आपको रेलवे में और थोड़े बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। तो अंदाजा है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड टेक्समैको में आपको मिल सकता है। ठीक है, टेक्समैको रेल पसंद है, लक्ष्य 225 का, अवधि 1 साल। इंफ्रा में भी कोई पसंद है अविनाश जी? वापस क्वेश्चन पूछिए। इंफ्रा में कोई पसंद आपकी? देखिए, मुझे लगता है इंफ्रा में मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई बड़ा प्लेयर को बेट करना है तो एल&टी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एल&टी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंफ्रा अगर हम बात करें तो एल&टी कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस, इस सभी का कॉम्बिनेशन है। तो हालांकि स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो एल&टी कैन ऑल्सो बी अ गुड चॉइस। अभिषेक, इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे चल रही है, एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक चल रहा है, वर्किंग कैपिटल भी इनका काफी अच्छा तरह से इंप्रूव हो चुका है। तो एल&टी में भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट आई थिंक टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमने आपसे पूछे अविनाश जी। आप अपनी पसंद के भी 2 शेयर ने चुन के रखिए, आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे। लेकिन निकुंज सर, कई बार ना बाजार में जब हरियाली होती है तो ये भी सावधानी जरूरी होती है कि क्या नहीं लेना है। तो FY25 में आपके हिसाब से कौन से सेक्टर से, कौन सी थीम से दूर रहना चाहिए? मेरा मानना है कि इस समय महंगे शेयर्स अवॉइड करें, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसमें पी मल्टीपल आसमान छू रहे हैं, खास करके कुछ छोटी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज, कुछ छोटी पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, कुछ छोटी पावर एंसिलरी कंपनीज। मुझे लगता है कि उनके अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उछाल आ चुका है। PSU इस मार्केट के लीडर हैं, मगर PSUs के अंदर मुझे लगता है कि सिलेक्टिव गेंस आएंगे। पूरा का पूरा PSU मार्केट या इस बास्केट जो है इस प्रकार से नहीं ऊपर जा सकता है। IT मुझे अभी भी सस्ता नहीं लगता है, बिकॉज मुझे लगता है सेक्टर में काफ़ी चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि साल के बीच में अगले 6 महीने में मेटल में एक ट्रेड आएगा, बिकॉज चाइना से जो डेटा आ रहा है इतना बुरा डेटा नहीं है, तो हो सकता है कि मेटल्स के अंदर एक तेज़ी का आपको रुख देखने को मिले। ठीक है, मेटल में भी तेजी हो सकती है। चीन की इकोनॉमी जिस तरह से रिकवर कर रही है, आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, उससे चलते भरोसा बढ़ रहा है। अविनाश जी, आखिर में समय बहुत ही कम है हमारे पास, बताइए आपके पसंद के 2 शेयर और कौन से हैं जहां पर कमाई होगी FY25 में? अभिषेक, 2 शेयर है। एक तो जो शेयर आपके चैनल पे हमने काफी बार बोला है, कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि रियल एस्टेट के साथ ये डेटा सेंटर के बिजनेस में उतरे हैं और काफी बड़ी कैपेसिटी इन्होंने बनाई है। 300 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने प्लान की है। बाय अप्रैल तक ये करीबन 21 मेगावाट होगी। और डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लग रहा है आने वाले 1-2 साल में इवन रियल एस्टेट बिजनेस को ओवरटेक करेगा। करंट ईयर में करीबन हमारा मानना है 230-235 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल करीबन 150 करोड़ था। और आने वाले साल में दैट इज FY25 में होपफुली ये 300-325 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन आपको इस कंपनी के अर्निंग्स में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 310-312 का रेट चल रहा है, करीबन 375 का फर्स्ट टारगेट है। तो इसको जरूर कोई भी डिप पे अगर आपको चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हो। हमारे हिसाब से काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है। और दूसरी कंपनी इनफैक्ट अभिषेक, जो आप ही के चैनल पे हमने पहले बताई, जो B2C बिजनेस में काम करती है, वो है इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। देखिए, ये कंपनी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस काम करती है। बेसिकली महाराष्ट्र में एक अम्यूजमेंट पार्क चलाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी ये कंपनी एक नए मैनेजमेंट के अंडर आई है, मालपानी ग्रुप ने इनको टेक ओवर किया है। सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है, जहाँ पे प्रमोटर्स के जो प्राइवेट पार्क्स थे वो कंपनी में अभी इंक्लूड किए जाएंगे। और इससे इनकी जो टॉप लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, कंपनी कर्जा मुक्त है, कंपनी कैश फ्लोज अच्छी अभी जनरेट कर रही है। और आने वाले दिनों में गोवा, उत्तराखंड, यहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रही है। तो ये B2C वाला बिजनेस है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पोजीशनिंग कंपनी की है, एटलीस्ट साल भर में कम से कम 125-130 का एक टारगेट बन सकता है, क्योंकि B2C बिजनेस में प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है, प्लस प्राइसिंग पावर भी होता है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
बेहतरीन 2 शेयर अनंत राज और इमेजिका, तो 5 शेयर मिल गए हैं अविनाश जी की तरफ से। चलिए अब समय भी हो गया है इस शो को यहीं पर समेटने का। तो निकुंज सर और अविनाश सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपने पसंद के शेयर बताने के लिए और बाजार को लेकर गाइड करने के लिए, FY25 का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। इस शो में इतना ही, लेकिन ET9 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।